अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। साबिक DGI फैज़ हमीद साहब जो हैं वो काफ़ी फंसे गए हैं, 14 साल की सज़ा, और बताया जा रहा है दिस इज़ नॉट इट, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसके आगे मज़ीद सज़ाएँ मुतवक्के हैं। और इन सज़ाओं में आगे इम्प्लिकेट इमरान खान साहब होते हैं बतौर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, या फॉर्मर आर्मी चीफ बाजवा साहब, उनका भी नाम PTI से जो ज़ाहिर है जो ज़्यादा वाबस्तगी रखने वाले लोग हैं वो ले रहे हैं कि इसमें खान साहब के ऊपर कोई बात नहीं आएगी। असल जो बात आती है वो उस वक्त के फौज के सरबराह यानी कि जनरल बाजवा पर आती है। एनीवे, इसके ऊपर बात करते हैं, इसको ऑब्जेक्टिवली डिस्कस करते हैं कि ये किसके लिए ज़्यादा मुसीबतों का बायस बनेगा और आगे क्या होने जा रहा है। क्या ये वाकई टिप ऑफ द आइसबर्ग है, या फिर इसके ऊपर एक और दूसरी ऑब्जेक्टिव बहस ये भी है कि कोई भी फौज से ताल्लुक़ रखने वाला, आर्मी से ताल्लुक़ रखने वाला, इससे पहले कोई भी अगर किसी को भी सज़ा हुई है तो वो सज़ा फिर ख़त्म भी हो गई है। अभी भी नोटेबली ये कि राइट टू अपील वगैरह तो है इसमें, जाहिर है, और जो भी मुल्ज़िम हो या मुजरिम हो उसको एक फेयर चांस ऑफ ट्रायल तो देना चाहिए। फेयर चांस ऑफ ट्रायल में क्या इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ होगा, ये भी एक ज़रूरी सवाल है जिसको वंस अगेन हम कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिवली इसको डिस्कस करें। फौरी तौर पे चंद चीज़ें रिएक्शंस के तौर पर आपके सामने रखना चाहती हूँ कि रिएक्शंस इसके ऊपर जो एक आ रहे हैं तमाम इतराफ़ से। पाकिस्तान नून तो इसको अपने देरीना मौक़िफ़ की फतह करार दे रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त शचुपंज में मुब्तला है कि कितना फैज़ हमीद साहब से अटैच अपने आप को करना है और कितना डिटैच करना है। नंदलेस पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल। साबिक ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई जो 15 माह तक जारी रही। फैज़ हमीद को 15 महीने से प्रोसेस के बाद सज़ा सुनाई गई। इनको आर्मी के कोर्ट ऑफ अपील्स में जाने का हक है। फौज के जुडिशल प्रोसेस के बाद हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। फैज़ हमीद को इंसाफ का सारा प्रोसेस और इदारे मैसर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को सज़ा से आइन की फतह हुई है और ये कानून की सरबुलंदी का ऐलान है। ये अदालती फैसले किसी के हक और दूसरे के खिलाफ नहीं है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी। 9 मई केसेस में बानी PTI कानूनी शिकंजे में आते दिखाई दे रहे हैं। फैज़ हमीद बानी PTI के खिलाफ सिर्फ गवाही नहीं, शवाहिद भी देंगे। सेनेटर फैसल वाडा। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को हिरासत में लिए जाने के एक दिन बाद अगस्त 2024 में अदालत में पेशी के मौके पर बानी PTI ने दावा किया था कि फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। 2 सियासी फिरौन देखे। इमरान खान ताकत के नशे में धमकियां देते थे, आज मकाफात अमल से गुजर रहे हैं। जनरल फैज़ को अपने जराइम की सज़ा मिली। फैसला तारीख़ी है, यह मकाफात अमल है। बानी PTI को अपने जराइम का जवाब देना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी भी इज़ क्वाइट हैप्पी ऑन द जजमेंट। फैज़ हमीद एक इदारे का मुलाजिम था, उनको सज़ा इदारे का अंदरूनी मामला है। 3.5 साल से माइनस इमरान खान की कोशिश की जा रही है। साहिब इख्तियार लोग अगर समझते हैं तो आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। ओवर टू आवर गेस्ट राइट अवे नाजरीन। बड़ा डेकोरेटेड गेस्ट पैनल और बड़ा बाखबर गेस्ट पैनल छुड़ाए से आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है सेनेटर फैसल वाडा। नाजरीन, द मैन हिमसेल्फ ज्वाइन करते हैं हमें तमाम तर बात में। आपको बहुत खुशामदीद फैसल वाडा साहब। आज भी आपसे कोशिश रहेगी, आप वैसे फायर क्रैकर्स आपके होते हैं हर प्रोग्राम में और हर नशिस्त में। सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह खान साहब नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं। तमाम तर बहस में अपने जमात और हुकूमत के मौक़िफ़ के साथ हमसे जुड़ते हैं। आपको भी बहुत बहुत वेलकम खान साहब। और शौकत यूसुफजई साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट, साबिक सूबाई वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तर बहस में हमारे साथ हैं। PTI की एक बहुत तवाना आवाज़। आपको भी शौकत साहब बहुत बहुत खुशामदीद। एंड आई शुड आई से वेरी रैशनल वॉइस फ्राम द PTI। फैसल वाडा साहब, बात का आगाज़ आपसे अगर हम करें, आपने अपने गुज़िश्ता इंटरव्यूज़ में बड़े सख्त आपने अल्फाज इस्तेमाल किए, अलक़ाबात इस्तेमाल किए, कुत्तों से भी आपने कुछ तशबीह दी, लेकिन PTI के तो इल्ज़ामात जो आपके ऊपर हैं वो आपको कई लोग सुनाते हैं, कई प्रोग्राम्स वाले आपको सुनाते हैं कि वो आपके ऊपर जो एक इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं। PMLN वाले भी पीछे नहीं है, मतलब आप अपने सख्त अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन PMLN वाले बिलखुसूस PMLN से राना सनाउल्लाह साहब स्टॉलवर्ट हैं, मुशीर भी हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने कहा है कि आप अपने तौर पर ही आप लगे हुए हैं, इसका आपके पास मैंडेट नहीं है। एग्जैक्ट मैं उनकी बात प्लीज़ आपको सुनाती हूँ, इसका जवाब फरमाइएगा। यहाँ तक वाडा साहब की इस्टेब्लिशमेंट की तर्जमानी करने का तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई इख्तियार है। वाडा साहब मेरा ख्याल है कि अपने तौर पे ही उन्होंने चौके छक्के मारने शुरू किए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनको किसी तरफ से ये कहा गया होगा कि आप ऐसी जो है वो बात करें या इस किस्म का कोई तसर दें। फैसल वाडा साहब, ओवर टू यू प्लीज। बहुत शुक्रिया मोना साहिबा। देखिए, जहाँ तक आपने राना सनाउल्लाह साहब की बात की है, मैं उनको अपना दोस्त समझता हूँ, और जब मैं उनको जानता भी नहीं था तो कैबिनेट में मैं उनके लिए खड़ा हुआ था, तब मैं उनको कहीं से नहीं जानता। उन्होंने मुझे 1 साल बाद जब वो जेल से आए तो मुझे शुक्रिया अदा किया। लेकिन मैं उनके बारे में इसलिए कुछ कहना मुनासिब नहीं समझता
कि उनको अपनी बात खानी पड़ गई है, क्योंकि अगले दिन मेरे कहने के बाद जो कहा मैंने वो हुआ, जो उन्होंने कहा उन्हीं के दो वज़रा ने आके वही बात की जो मैंने कही। तो मुझे इसमें आगे फर्दर जवाब देने की जरूरत नहीं। अगर वो T20 का मैच टेस्ट मैच बना के खेल रहे हैं और मैं T20 का मैच T5 में ख़त्म कर देता हूँ, तो ये अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का एहसान है। जहाँ तक तहरीक इंसाफ मेरे लिए क्या बात करती है, आई रियली डोंट केयर। मेरे लिए कोई क्या बात करता है, मेरी एब्सेंस में अल्ले तरल्ले क्या बात कर रहे हैं पीपल जिनको आई डोंट नो, जिनको रिकग्निशन नहीं है, मेरे लिए कंसर्न नहीं है। हाँ, 9 मई के केस से 1 साल पहले मुझे पार्टी से निकाल दिया गया था और मैं इमरान खान साहब को रोकता रहा और वो नहीं रुके, और मैंने कहा था उस जगह ना जाएं जहां से वापसी ना हो। यूसुफ जई साहब बैठे हुए, बहुत एहतराम है, मेरे कोलीग रह चुके हैं, हमने एक जवानी का हिस्सा इस पार्टी में साथ गुजारा है और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा वो चाहे मेरा मुखालिफ क्यों ना हो, मैं उसकी इज्जत और एहतराम करता हूं, क्योंकि मैं बुज़दिल, बकरी और ओवर डेमोक्रेटिक बातें नहीं करता, ड्रामे नहीं करता, क्योंकि मैं दम बखम के बाद बात करता हूँ, फ्रंट फुट पे बात करता हूँ, हेड ऑन बात करता हूँ, और अपनी हर बात की ओन भी करता हूँ और जिम्मेदारी भी उसकी लेता हूँ। यहां तक तो आपकी यहां क्लैरिटी हो गई। तीसरी चीज है कि अगर पूरी पॉलिटिकल पीटीआई की पार्टी अगर एक आदमी फैसल वावड़ा के पीछे लग गई है, एलामिया जारी कर रही है, तो मैं तो इनको भंभीरी की तरह नचा रहा हूं, मैं तो नचाता रहूंगा इनको लट्टू की तरह, ठीक है। तो ये मेरी कामयाबी है, अल्लाह की मेहरबानी है कि मुझे इन्होंने बेदर्दी से निकाल दिया था 9 मई से 1 साल पहले, और मैं रोक रहा था। ये भी अल्लाह का करम है मुझ पर, मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरी माँ तो अब दुनिया में नहीं है, और जो मेरी माँ के लिए और माँ बाप के लिए जो बातें कही, और उनको जो मेरे सामने आएगा उनको मैं जवाब दूंगा, और ऐसा जवाब दूंगा कि वो लोगों की माँ बहन की इज्जत करना सीख लें। तीसरी चीज इंपॉर्टेंटली, फैज हमीद का जो ट्रायल था, फैज हमीद के लिए जो बातें मैंने आपको की थी उस वक्त किसी के तस्वुर में नहीं था। मैंने तो उसके साथ जंग लड़ी है जब वो वर्दी में सबसे ताकतवर आदमी था पाकिस्तान का, आपको याद होगा। तकलीफ उठाई मैंने, लेकिन पीछे मैं नहीं हटा, अल्लाह की मेहरबानी है, ठीक है। 2 दफा डिस्क्वालिफिकेशन भी गई, नैब के केसेस से भी गुजरा, वजारत भी गई, सब कुछ गया, लेकिन अल्लाह करम है वो मुझे तोड़ नहीं सका, ना झुका सका, ना गिरा सका, अल्लाह का एहसान है। और वो पीक पे अपनी वर्दी में था और टॉप पोजीशन पे था जब कांपते थे लोग उससे, तो अल्लाह का एहसान रहा मुझे। अच्छा, फैसल वाडा साहब एक बात बताइएगा, आपका कोई पुराना मसला है क्या फैज हमीद साहब से? क्योंकि जो आप बातें फरमा रहे हैं वो तो पीटीआई के दौरे हुकूमत की बातें हैं ना, कि जब आपकी वजारत गई, फिर आपको सेनेटरशिप दी गई, खान साहब मतलब उन्होंने कहा कि आप वहां नहीं तो आप इधर आ जाएं, वो भी मतलब खान साहब मतलब उनका अच्छा आपके साथ ताल्लुक था ना। फैज हमीद का कोई आपके साथ पुराना कोई मसला चल रहा है, क्या था ये इशू? नहीं, देखिए जी, मैं तो फैज हमीद साहब से मेरा कोई पुराना झगड़ा नहीं था। मसला ये था कि मैं उनका मुलाजिम नहीं बना, उनका नौकर नहीं बना, मैंने उनकी कोई बात सुनी ही नहीं, और मैं इमरान खान साहब को कहता रहा कि ये उस दलदल में ले जाएगा जहां से किसी की वापसी नहीं होगी। और मेरी बड़ी क्लैरिटी, पहले उन्होंने मेरी वजारत का सेक्रेटरी उठाया, अच्छा। मुझे फोन पे बहुत बेदर्दी से उन्होंने मुझसे बात की, मेरे से बात की, हाँ। और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैं आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं। इमरान खान साहब ने मुझे रोका, मेरा सेक्रेटरी उस वक्त का जो था वो बाजियाब कराया गया, ये सब रिकॉर्ड पे चीजें। उसके बाद वो जो अहकामात वो जारी करता था, मैंने तो उसके बाप की भी नहीं सुनी कभी, सबको ही बात पता है। ये रिकॉर्ड पे तो नहीं है, तो फैसल वाडा साहब आपने शायद पहली मर्तबा ये इंकिशाफ किया है कि फैज हमीद साहब आपको विक्टिमाइज कर रहे थे जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। जी देखिए, उसके बाद जब मैंने बूट रखा, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं फौज को हिट करूं, मैं एहतराम करता हूं फौज का, लेकिन उन्होंने और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने समेत वजीर आजम के मुझे कहा कि अपोलोजाइज करो। मैंने कहा नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा कि मेरे को बहुत तो बड़ी चीज था, मैं तो किसी गरीब आदमी से भी, सड़क पे चलते हुए भी आदमी से कैमरे के सामने माफी मांगता हूं अगर मैं गलत हूं, लेकिन मैंने फौज पे हिट ही नहीं किया था। तो जब मैंने हिट ही नहीं किया था तो मैं नहीं माना, मैंने डिस्क्वालिफिकेशन बर्दाश्त की। वो शरबती अथर मिनल्ला जो है उसने फैज की फरमाइश पे 2 दफा डिस्क्वालिफिकेशन मेरी की फॉर लाइफ, अनप्रेसिडेंटेड। अच्छा, शरबत पीने का उनको शौक है ना, अभी तो उनको शरबत में पता ही नहीं चलता कि दिन है या रात है, वो तो अभी मैंने कानूनी कहा बड़े गलत आदमी से आपने पंगा ले लिया, कानूनी तो है। ओ अच्छा, जबकि मैं तो क्लियर बात करता हूँ जी, ये कई सारे अथर मिनल्ला साहब के जो जजमेंट्स हैं मैं तो पीटीआई को अच्छे लगते हैं और वो कहते हैं कि ये मतलब चंद उन लोगों में से हैं, जजेस में से, देखिए अथर मिनल्ला जैसे आईन और कानून के साथ खड़े होते हैं।
देखिए अतर मनल्ला जो है, शरबती जो है, वो पहले तो वो पीटीआई के खिलाफ गया, फिर पीटीआई के अंदर गया, फिर पीटीआई को फेवर्स दी, फिर नून लीग के खिलाफ गया, फिर नून लीग को फेवर दी। अंदर से मतलब ये कि पहले पीछे रहे, फिर सामने उनके वफात के फैसले किए, और याद रहे अभी पूरा, फिर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ गए, फिर नवाज शरीफ साहब को भी रिलीफ उन्होंने ही दिया। तो विकेट के चारों तरफ खेल रहे थे। मैं उनको प्रॉक्सी तो नहीं कहूंगा, टाउट जरूर कह सकता हूं इस जुमरे में कि ये सारी जजमेंट उनकी सामने जो उन्होंने दी। और आपने देखा कि किस तरीके से एक कंटेनर में एक फोन गया था, वो भी प्रोब होना बाकी, आपको बताऊंगा मैं आगे क्या होने वाला है। और वो कंटेनर में किसका फोन, किस जज का फोन गया था, कौन इसके बीच में खबरी था, कौन मैसेज पहुंचाता। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूं। मैंने अपनी जिंदगी में मैं बहुत जजों की इज्जत करता हूं। मंसूर अली शाह साहब हैं, आयशा मलिक साहिबा हैं, बंदियाल साहब हैं, काजी फाइज ईसा साहब हैं, क्या कहते हैं, और बहुत सारे जजेस हैं जो सिंध से सुप्रीम कोर्ट आए हैं। वो बहुत हैं, वो बुजुर्ग हैं, दाढ़ी वाले हैं, उनका मैं बहुत एहतराम करता हूं। मैं तमाम जजेस का जो रिटायर हो गए हैं वो भी आज मुझे कुछ कहेंगे, और मैं उनको समझता हूं कि उन्होंने मुल्क की खिदमत की, तो मैं उनके लिए आज भी एज ऑर्डर लेके उनका एहतराम करूंगा। तो मेरी बड़ी क्लियर। और जो सियासी हैं, जो टाउट हैं, जो रिजाइन करके समझ रहे हैं कि अतर मनल्ला टाइप लोग निकल गए हैं, जो शरबती है, मैं उस वक्त भी इनको कहता था, आज भी कहता हूं और आगे भी कहता रहूंगा। मेरी बड़ी क्लैरिटी है। मैं बड़े सख्त अल्फाज का चुनाव एक मरतबा फिर फैसल वाडा साहब की तरफ से, और गोया ये कि आज इंकिशाफात के जोन में वंस अगेन है फैसल वाडा साहब। शौकत यूसुफजई साहब, ओवर टू यू प्लीज। कई सारी बातें हैं और आप बेहतर उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एक मिनट मोना साहबा एक सेकंड मुझे खत्म कर दीजिएगा ताकि यूसुफजई साहब और अदनान से आप बात कर लें प्लीज। आप बहन एक तो बड़ी क्लैरिटी रखे कि हर एक तो बड़ी क्लैरिटी रखे कि देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मैं अपने जजेस का जहां एहतराम करता हूं, और अतर मनल्ला के बारे में मैंने उस वक्त भी कहा था जब वो कुर्सी पे थे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, और जिन जजेस का मैंने नाम लिया इनका एहतराम रिटायरमेंट के बाद भी मैं वैसे ही करता हूं कि एज सुप्रीम कोर्ट जजेस। लेकिन जो सियासी हों, जिन्होंने, अब मैं आपको मुद्दे पे ला रहा हूं जी। अब क्या हुआ कि जी फैज हमीद को 14 साल की कैद, एक केस 4 इल्जाम में हुई है। अब वो इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही और एविडेंस लेके आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें सिकंजा 9 मई और एज प्राइम मिनिस्टर जो ऑर्डर थे उसमें इमरान खान साहब का आएगा जिसे मैं रोक रहा था, और पीटीआई के उन लोगों का आएगा जो फैसिलिटेशन में थे। यूसुफजई मेरा भाई नहीं था, ठीक है, अगर होता तो मैं बोलता है। इसी तरीके से वो लोग जो इंसाफ की कुर्सी में बैठ के कलम चला रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर है, इसमें थोड़ा सा मुझे एक इनपुट जरूरी हो गए ना दूसरी तरफ के, इसलिए शौकत साहब आप नहीं थे उस तरफ, लेकिन आपके जो कॉलीग्स थे जिनके ऊपर जो अलम बगावत है वो बुलंद किया हुआ है फैसल वाडा साहब ने, तो वो शायद गालिबन ये भी आपसे तकाजा करें कि मतलब आप भी उनके रैंक्स में शामिल हों और जो गलत इस तरह के लोग कर रहे थे उनको कॉल आउट करें। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, प्लेजर प्लीज। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह करे कि हमारी अदालती सिस्टम जो है वो फेयर हो जाए, फ्री एंड फेयर हो जाए, बग़ैर किसी दबाव के हो जाए, तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। और बदकिस्मती तो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर सिस्टम ही नहीं बना है, शुरू से नहीं बना है, और सिस्टम ना होने की वजह से उसकी आप देख रहे हैं कि उसकी मुश्किलात जो है ना वो तो कौम को भुगतनी पड़ रही है। आपने इमरान खान को हटाया कि जी महंगाई है, 12% महंगाई है, उसके बाद जब ये हुकूमत आई है, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। हाँ हेलो, हाँ जी जी शौकत साहब। अच्छा, ओके। तो ये हुकूमत जो है ना आने के बाद कोई डिलीवर नहीं कर सकी। आप देखें 4 साल इनके भी पूरे हो रहे हैं, और सिर्फ ये इस चीज़ के पीछे पड़े हैं कि जी बस इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, इमरान खान को सज़ा दो। लेकिन देखें, इंसाफ उसको कहते हैं कि आप फ्री एंड फेयर ट्रायल करें। आप तो कहते हैं ओपन एंड शट केस है, ओपन एंड शट केस में 2.5 साल क्यों ले लिए कि अभी तक उनका समाअत ही नहीं हो रही है। वो बार बार हम मुतालबा कर रहे हैं कि जी आए, जजेस आए, बैठे, बात करें, नहीं, तो ये इंसाफ तो नहीं हुआ ना। उनको कौन सा इंसाफ मिला है कि 2.5 सालों में हम ये कहें कि जी अब इनको सज़ा होगी नहीं होगी। दूसरी बात ये कि देखिए, हमें इस मुल्क के लिए भी सोचना होगा, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं सोचना है। आज मुल्क किस नहज पे फंसा हुआ है, बन गली में जाके खड़ा हुआ है। आप ये कहें कि जी हमने तो डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, भाई कौन सा डिफ़ॉल्ट?
जब हम जा रहे थे तो 16.4, मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा वाड़ा साहब को पता होगा, 16.4 बिलियन डॉलर रिजर्व थे पाकिस्तान के। आज जो इतने कर्जे लिए हैं कि जब से पाकिस्तान बना है उससे उस कर्जों से भी बराबर कर्जे ले लिए, 40,000 अरब डॉलर। तो 40,000 अरब, तो 40,000 अरब अगर हम हिसाब लगाए ना तो आपके 14.2 बिलियन डॉलर आपके इस मौजूदा वक्त में आपके रिजर्व हैं, जिसमें 9.2 बिलियन डॉलर जो है वो दोस्त ममालिक के हैं। तो आपने किया क्या इस मुल्क के साथ? हमने जो 16.4 बिलियन डॉलर छोड़े वो कहाँ चले गए? कि आप अभी जो है ना इसमें फंसे हैं और कर्ज भी चढ़ा लिया कर रहे हैं कि मुल्क के ऊपर इकोनॉमिक जो एक डाउनफॉल है उस पे भी आवाज बुलंद करें। डिलीवर, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें डिलीवर नहीं हो रहा है। बदकिस्मती से बेरोजगारी बढ़ रही है, अवाम परेशान है। ये लगे हुए हैं जी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, पीटीआई को दीवार से लगाओ। भाई कितना लगाओगे? आपने हमसे निशान भी छीना, हमसे मखसूस भी नशिस्तें भी छीनी, सब कुछ छीन के भी आप पीटीआई को खत्म नहीं कर सके। तो अगर पीटीआई पे पाबंदी भी लगा दें तो वोट तो नहीं खत्म होगा ना, वोट तो आवाम ने देना है। 8 फरवरी को आपने देखा हमारे पास कुछ भी नहीं था निशान वाले, लेकिन वोट पड़े। तो कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान के लिए भी सोचा जाए। लेकिन गलत फैसले किए खान साहब ने, वो इसके ऊपर एक जुमला फरमा दें ताकि मैं अफनान साहब की तरफ बढ़ूं। गलत फैसले किए ना खान साहब ने इन रेट्रोस्पेक्ट, ये जो तकाजा बार बार हर प्रोग्राम में करते हैं वाडा साहब की, मेरी बात सुन लेते तो आज ये सब ना होता। देखें ये तकाजा सिर्फ वाडा साहब नहीं कर रहे हैं, यूसुफ आपको बताएंगे, नून की टीम कर रही है। और आप देखें मैं पूरी मुस्लिम लीग नून की टीम जब भी आती है ना तो उनकी ये ख्वाहिश है कि जी इमरान खान सियासत से माइनस हो जाए। वो माइनस हो गया फिर हर एक को होना पड़ेगा ना। फिर ये जो बाकी लोग आए हैं, अब मैं फैसल वाडा साहब अगर इतने ही मतलब वो किसी की परवाह नहीं करते हैं तो क्या इनको नहीं पता है कि मेफेयर फ्लैट कहाँ से बने हैं, ये जो सरे महल कहाँ से बने हैं? ये लोग 3-3 मरतबा 4-4 मरतबा जो ये इक़्तिदार में थे, पूछ लेंगे हर 2.5 साल बाद तकाजा किया है कि भाई अगर वो भी करप्शन के ऊपर नहीं, करप्शन के ऊपर हुकूमतें खत्म हुई है 3-3 4-4 मरतबा। तो ये लोग क्या दूध के धुले हुए हैं? अगर इन्होंने करप्शन किए, इनकी हुकूमतें टूटी हैं, तो फैसल वाडा साहब पे ये गोया इल्जाम लगा रहे हैं कि सारे आपको कीड़े जो हैं वो खान साहब मैं तो आई थिंक कि मेरे ख्याल में क्वाइट अ क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है, लेट्स होल्ड इट टू दैट पॉइंट। खान साहब आप पहले जवाब दें। मैं फैसल वाडा साहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देखें मैं फैसल वाडा साहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से मेरा फर्ज बनता है कि मुल्क इस वक्त जो है ना माशी तौर पे शदीद बहरान का शिकार है। हमने अभी रिसेंटली ले लिया ना IMF के किस्त वसूल कर ली, 40 किस्म के टैक्स सारी बातें हैं और आपने लग रहे हैं अभी गिनवाई है। होगा क्या मुल्क, क्या ये लोगों को आपने मारना है? लोगों को वैसे ही मारना है। बताएं जी अफनान साहब, आपने लोगों को वैसे ही मारना है और राना सना साहब जैसे कह रहे थे कि फैसल वाडा साहब को किसने इख्तियार दिया है, लेकिन उनकी बात भी दुरुस्त है कि जो हुआ वो वही हुआ जो कि फैसल वाडा साहब ने प्रीएम्प्ट किया था। तो he does have quite some knowledge and he is privy to a lot of matters at the helm of affairs. आपका क्या ख्याल है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें इसमें तो ना मैं कह रहा हूँ ना राना साहब ने ये बात की है कि इनको होगी एक्सेस इंफॉर्मेशन की एट अ लेवल जिधर से ये दावे कर सकते हैं जो ये दावे कर रहे हैं। बात सिर्फ ये है कि क्योंकि बहुत सारे दावे ठीक भी हो जाते हैं, इंसान के बहुत सारे दावे जो हैं वो ठीक नहीं भी होते, लेकिन बात ये है कि फौज के जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है वो तो DGI-SPR ही हैं। तो उसी तनाजुर में राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की थी। जहाँ तक बात है हुकूमत की, देखें ये पहले मेरे भाई ने यूसुफ ज़ई साहब ने कहा कि जी 4 साल हो गए हुकूमत को। पता नहीं कौन सी हुकूमत थी जिसको 4 साल हो गए, मुझे तो नहीं पता। इस हुकूमत को भी 2 साल भी दोनों मिला के ना नहीं, फिर वो तो इस तरह तो फिर मतलब आप बीच में जो है वो केयर टेकर सेटअप आया काफी लंबा, इस तरह तो नहीं होता ना। वो तो पिछला फिर और बहुत सारे मामला साल भर था ऑलमोस्ट। तो फिर बात इन्होंने ये की है कि जी कौन सा डिफॉल्ट, भाई आपके लीडर ने जब आपकी अप्रैल 2022 में हुकूमत खत्म हुई है उसके रिकॉर्ड पे बयानात मौजूद हैं जिनमें वो खुद फरमा रहे हैं कि मुल्क तो डिफॉल्ट हो गया, मुल्क तो डिफॉल्ट हो गया। और मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 11 बिलियन डॉलर पे आप छोड़ के गए थे। एक महीने के अंदर, फरवरी के महीने में आपने 5 अरब डॉलर उड़ाए हैं। आप बेशक रिकॉर्ड चेक कर लें, फरवरी 2022 और मार्च 2022
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो स्टेट बैंक के आप चेक करें, $5 अरब इन्होंने उड़ा दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको पता चल गया था इनकी हुकूमत जाने वाली है। इसलिए इसी बुनियाद पे इमरान खान साहब फरमाते थे कि ये मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि $22 अरब की पेमेंट्स थी, $11 अरब आपके खजाने में पड़े हुए थे और भी आपके खर्चे थे, तो मुल्क डिफॉल्ट हो गया था। और ये बड़ा रिकॉर्ड पे पूरी नैरेटिव बिल्डिंग हुई है पीटीआई की तरफ से, और ये पूरा चलाया गया कि जी मुल्क डिफॉल्ट हो गया, मुल्क डिफॉल्ट हो गया। मगर हुआ अल्लाह ताला की मेहरबानी से कि वजीर आजम साहब की बेस्ट एफर्ट थी, पीएमएलएन की लीडरशिप की बेस्ट एफर्ट थी, और मुल्क जो है वो बहरान से निकल आया। फिर इन्होंने बात की है कि जी, और ये भी बता दें अफनान साहब, एक जरूरी बात है कि अब माइनस नवाज शरीफ को आप लोग सबसे ज्यादा अपोज करते थे, तो अब क्या आप सबसे बड़े प्रोपोनेंट और एडवोकेट बन गए माइनस इमरान खान के? नहीं, हम तो नहीं कह रहे कि माइनस इमरान खान करें। अच्छा, आप नहीं कह रहे। बात यह है कि अगर आपने करप्शन की है, हाँ, आपने 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की है, आपने अपनी बेगम के नाम पे जो है वो जमीन अरबों रुपए की जो है वो ली है, वो एक फंड पे ट्रस्ट बना के पीछे जो है आपने जमीन ले ली, तो जाहिर है उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेज आपने भुगत रहे हैं। अब आप उसके ऊपर आप दूसरों पे भी डालना शुरू कर देंगे कि भाई आप इस वक्त कॉन्विक्टेड हैं करप्शन के अंदर, आप और सारी दुनिया को आप चोर चोर कहते थे, खुद आप जो है वो कॉन्विक्टेड है करप्शन के ऊपर। तो ये तो जो बात आपने ये बात तो आप लोगों को लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन होनी चाहिए ना। आप खुद देखें कि आपने सारे पाकिस्तान को चोर चोर कहा और आपका अपना लीडर, लेकिन बसते एहतराम अफनान साहब, उस वक्त तो मियां साहब भी तो कन्विक्टेड थे ना, जब ये नैब वाले रेफरेंसेस में ही वाज कन्विक्टेड एट दैट पॉइंट इन टाइम। मेरी गुजारिश देखें, मेरी गुजारिश सुने। मियां नवाज शरीफ साहब की जो कन्विक्शन थी उसके ऊपर जस्टिस सिद्दीकी साहब का पूरा एक तकरीर मौजूद है, उनके रिकॉर्ड के ऊपर बयानात मौजूद है कि किस तरह 2 साल की हमारी मेहनत है, ये जनरल फैज साहब की 2 साल की जो मेहनत थी और किस तरह उन्होंने कन्विक्शन ली। कोई जमीन पे केस था ही नहीं ना, जब ही जो है वो हवा में उड़ गया। जब मामला जो है वो जब इनका दबाव खत्म हुआ तो मामला जो है वो मेरिट के ऊपर खत्म हो गया। इनका तो जो केस है उसके ऊपर तो एक्चुअली 190 मिलियन पाउंड का जो है मुल्क को नुकसान हुआ है, उसके ऊपर तो एक्चुअली जो है वो आपने कई सौ कनाल जमीन जो है आपने जीटी रोड के ऊपर प्राइम लैंड जो है इधर रवात के करीब ली हुई है, तो आप उसको डिनाई तो नहीं कर सकते ना। अच्छा, वाडा साहब, मुझे याद है हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में फरमा रहे थे कि वो उन्होंने कहा कि ये सारा जो है ना, खान साहब की अहलिया जब से उनकी लाइफ में आई, बुशरा बीबी, तब से ये सारे मसाइल खड़े हुए। तो वरना मतलब वो ये कह रहे थे कि खान साहब तो वरना इस तरह की कोई चीज एलिगेशन उनके ऊपर आ ही नहीं सकता था। तो वाडा साहब अब क्या वे आउट है माइनस इमरान खान? मैं एक मिनट खत्म कर लूं, मेरी गुजारिश एक मिनट सुन लें। देखें बात ये है कि उनकी जो बेगम हैं वो उन्हीं की जिम्मेदारी है ना। ओवन बेनेट जॉन्स का जो आर्टिकल है, अगर उसको आप पढ़ लें तो उसके अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब तो लीडिंग रोल में थे ही नहीं, उनकी तो बेगम चला रही थी सारे के सारे मामलात को। तो ये तमाम चीजें सामने रख के, और फिर जो मेरे आखिरी में बस ये बात कर रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के लिए भी कुछ करें। भाई आप बताएं, आपको 13 साल हो गए खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल तीसरी कंसेक्यूटिव हुकूमत है आपकी, वहां पे लोगों के मसाइल किधर आपने हल किए हैं? क्या वहाँ बेरोजगारी का मसला हल हुआ है? क्या वहाँ बिजली का मसला हल हुआ है? दहशतगर्दी सबसे बड़ा मसला। आप सिर्फ सारे दिन आप लोगों के जो वज़राए उनको एक दूसरे पे करप्शन के इल्जाम लगा रहे होते हैं कि वो करप्ट है, वो दूसरा कह रहा होता है वो करप्ट है। तो ये अगर आप सवाल हमसे ना पूछें, ये आप सवाल अपने वजीर आला से पूछें, जो है वो गिरबान साहब मुस्कुरा भी रहे हैं, मैं पूछती हूँ उनसे। बिल्कुल आपने फरमाया, ये वेरी लेजिटिमेट। जी फैसल वाडा साहब, माइनस इमरान खान से काम बन जाएगा अब, या कुछ और करना पड़ेगा? मतलब क्या अब इस वक्त किस नहज पे जा रहे हैं? और एक और तकाजा जो शौकत यूसुफजई साहब ने किया है कि उस तरफ भी तो तनकीद का कोई निश्तर करें, कोई तोपों का रुख किया जाए। मुल्क की जो हालत इज़ार इकोनॉमिक वाइज, इकोनॉमी वाइज उन्होंने आपको गिनवाई, करप्शन पे दीगर लीडरान की कहानियां सुनाई। क्या वो तमाम मामलात जो हैं वो अब आपके रेडार से बाहर हो गए? मेरी बहन, मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिएगा। मेरा भाई यूसुफजई, हमने जवानी में साथ पार्टी ज्वाइन की, तो मैं तो पार्टी के अंदर भी खड़ा होता था, चाहे वो राना सनाउल्लाह काबीना के अंदर भी खड़ा होता था। और जिनके बारे में वो कह रहे हैं, अभी कुछ महीने पहले अफनान साहब की गवर्नमेंट थी, पीएमएलएन की, जब मैंने 55 अरब रुपए की जमीन वापस कराई और उनका एक ईमानदार मिनिस्टर कैसर शेख साहब, अपनी वजारत उनकी चेंज हो गई, तो मैंने कभी तनकीद तो मैंने जो, अगर वो नई बेईमानी में इन्वॉल्व था, लेकिन मैंने 55 अरब की हुकूमत की नाअहली को एक्सपोज करके जमीन वापस करवाई ना, एक ऑर्डर पे एक मीटिंग जिसका मैं चेयरपर्सन हूं करा के दी ना। और मैंने कब तनकीद नहीं की। अफनान की पार्टी मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा कॉलीग है। कौन आज भी कोई गलत चीज होगी तो मैं तो बोलूंगा,
मैं किसी की नौकरी, किसी के बाप का खाता थोड़ी हूं। अब मुझे फिक्र थोड़ी है, मुझे तो इमरान खान साहब ने सियासत जो सिखाई थी मुझे तो याद है, वो भूल गए। उन्होंने कहा था जब वो काम करो जो कोई ना करे, वहां खड़े होना जहां कोई ना खड़ा हो और तुम्हें गाली मिले तो समझ लेना तुम ठीक काम कर रहे हो। तो मैं तो ठीक काम कर रहा हूं, मैं तो रोकता रहा ना इनको, मैंने तो नहीं कहा। और अगर आप मुझे कहें कि इमरान खान साहब करप्ट आदमी थे तो जमायमा साहिबा की अरबों डॉलर की जायदाद थी तो उससे वो करप्शन कर लेता, ठीक है, वो तो उसका लेजिटिमेट हक था, तो मैं तो अपनी बात से पीछे नहीं हटा। अगर उसकी आंख पे आज इमरान खान साहब की पट्टी बन गई जायचे और तावीज गंडों की तो ये मेरा कसूर है। मैंने तो कैबिनेट में कहा था एज वजीर के 190 मिलियन में मत साइन करो, जेल हो जाएगी। ये शह सुर्खी है। जब फैज हमीद के साथ फील्डिंग लगी, जब आज के चीफ उस वक्त डीजी आईएसआई साहब थे, तो मैं उनके पास हाथ जोड़ के गया एज वफाकी वजीर के, आप ये चीजें ना दें, बेगम साहिबा और चीजें ना दें, आपकी फील्डिंग लग गई है। तो उन्होंने मुझे कहा कि वाउडा तुम मुझे कह रहे हो अपने मुल्क और वजीर आजम के साथ बेईमानी करने को कह रहे हो। तो वो ईमानदार आदमी, नेकदियत आदमी था। अगले दिन जब वो सैक हुए तो मैंने एज वजीर उनसे प्राइम मिनिस्टर हाउस में कहा, मैंने आपको कहा था सर, तो उन्होंने कहा तुम अल्लाह पे छोड़ दो। तो क्या करूं, अगर मैं सच बात की तो उस वक्त भी शह सुर्खी आती है, 190 मिलियन पे ऑब्जेक्शन किया तो उस वक्त भी टीवी, अच्छा, उसी दिन के मीडिया, उसी वक्त के अखबारों की रिपोर्ट से को आपने रोका कि खान साहब की ये उनकी सबूत शवाहिद ना दें, वो आपके ऊपर उल्टा आपके खिलाफ हो जाएंगे, और वैसा ही हुआ। मुझे गालिबन प्रोबेबली ब्रेक आप कह रहे हैं या नहीं? हाँ, और इज इट एन अर्जेंट ब्रेक? अच्छा, सो सॉरी वाडा साहब, एक ब्रेक की सिर्फ इजाजत दें। फैज हमीद, मैं वापस आती हूँ, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, आई विल गेट बैक टू दिस। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन जी। वाडा साहब प्लीज कंटिन्यू और ये बताएं कि अगर सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो बुशरा बीबी के हवाले से आपने एतराज़ात उठाए थे, तो अलीमा खानम साहिबा के हवाले से खान साहब की हमशीरा, आपने बड़ा एक पॉजिटिव व्यू उनके बारे में रखा है। उनके ऊपर ये जो वाटर कैनन वगैरह का इस्तेमाल था और ये जो धरने उनको देने पे मजबूर किया गया है, ये सब ठीक है? देखिए मोना साहब, पहले मुझे प्लीज बात कंप्लीट कर रहे थे ताकि कॉन्टेक्स्ट से हम ना हटे। आप मुझे बताएं कि किसी के बाप की जरूरत थी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट होते हुए और उसके बाद समेत आज के दिन के DGISI जनरल फैज से कोई टक्कर ले सके और वजीर आजम की बेगम उसके साथ नत्थी हो, ऑर्डर्स दे रही हो और ले रही हो जिन बूतों के तहत, और इमरान खान साहब उसको मोहब्बत करते हो, तो मैंने वो टाइम भी गुजारा है। और उसके बाद भी जब मैंने नाम लिए हैं, इनमें किसी के बाप की जरूरत थी? कौन सी पार्टी आगे आई है मुझे आप बताएं जिन्होंने आके कहा कि फैज हमीद के जी हम देखेंगे, हम करेंगे, हम जमहूरी हैं, हम फलाना है। मैं तो बुज़दिली बकरी से नहीं चला, मैं तो डे वन से जहां खड़ा हूं, मैंने तो बहुत तकलीफ बर्दाश्त की हैं। और मुझे ना दर्ज दें इमरान खान की लॉयल्टी का। हमने ह्यूमन शील्ड बन के, ये मेरी बहन नाज बलोच साहिबा बैठी है, ये भी मेरे साथ थी पार्टी के अंदर, इनके साथ क्या हुआ और इनको भी पता है कि हम ह्यूमन शील्ड की जगह हमने अपना सर दिया है खान साहब के आगे खड़े होकर, तो मैं तो उनको बचाता रहा। लेकिन आप कह के इमरान खान साहब की गलती नहीं है, वो काका था। जब हम उसको कह रहे थे 190 मिलियन पाउंड पे ना करो, जब हम कह रहे थे कि ये बेगम साहिबा की चीजें के आगे जायते ना करो, जब मौलवी आके जिनकी फॉलोइंग है, मैं बोलता था उनको प्राइम मिनिस्टर के कमरे में कि ना मानो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी नबी के पैगामात लेके आ रहे हैं, ना करो ये काम, ना माथा टेको जाके मज़ारों पे 25,000 कदम पीछे चलने की बातें ना करो, ठीक है? तो मैं तो मुझे ना बताया, रियली डोंट केयर। मेरी सियासत का मोना साहिबा मुझे सिखाई हुई चीजें इमरान खान साहब की याद है, वो भूल चुके हैं। आई रियली डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम तो कौन मेरे बारे में क्या समझता है। इवेंट्स वगैरह में दुआ भी करते थे और आप दीदा भी हुए थे, रिकॉल शायद कोविड के टाइम उन्होंने दुआ की थी। देखिए बहन, देखिए बहन, मुझे नहीं फिक्र कि कौन क्या मेरे पीछे बात करता है, ठीक है? देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे ना उस जगह पे लाए। मैं तो 15 साल के ऑर्डर्स इस फोन में है मेरे पास, वो कभी आपने बाहर निकले हुए देखे इमरान खान साहब के? मुझे इंटरनेशनल मीडिया ने खरीदने को कहा है वो सारी ट्रांसक्रिप्ट, मैंने तो नहीं बेची, ना मैं करूंगा, ना जिंदगी में करूंगा ये काम मैंने, ठीक है? तो आप क्या समझती है कि मेरे साथ अच्छे वक्त की चीजें मैं खोल दूंगा? तो मैं बड़ा एथिकल हूं। मैंने इमरान खान साहब से किनारा कशी, इमरान खान साहब को रोकने के लिए मैं निकाला गया, और वो कहां है? जब तक मेरा सियासी बाप था, मुझे कहते हैं, मुझे वोट एज MNA मुझे नहीं पड़े थे, इमरान खान साहब को पड़े थे, मैं कायम हूं। जब तक मेरा सियासी बाप था, वजीर आजम था। जब अब उनके लिए कोई वे आउट भी तो बताएं, वो आपसे ये भी तो तकाजा कर रहे हैं, अदर देन माइनस इमरान खान कोई वे आउट है? देखिए जी, -1 तो इन्होंने खुद कर दिया है, मुल्क दुश्मनी पे इमरान खान साहब को खुद चढ़ा दिया है।
इमरान खान साहब को जायचे और तावीजों ने कहा कि तुम अपने मुल्क की बका सलामती की फौज पे कर दो, तुम उसके सिपा सलार को गालियां दो, उसके शहीदों को गालियां दो, बैलो कवाली के तौर पे डिफॉल्ट करने की बात करो, सिविल नाफरमानी की बात करो, मुल्क को दता दो। हाँ, ये भी एक खैर बहरहाल एक इंकिशाफ है कि आप मैंने तो इमरान खान साहब के साथ 15 साल के अंदर मैंने तो ये रुख नहीं देखा था लास्ट 3-4 साल से। मैं तो इमरान खान साहब को जानता ही नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आती। मैंने तो पिछले 15 साल उनके साथ काम किया और बहुत क्लोज काम किया कि अल्ले तरल्ले तो मेरे करके बाहर क्या मैं इनसे हाथ नहीं मिलाता था। हाँ बिल्कुल राइट, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फैसल वाडा साहब फॉर योर टाइम। और अगर आप एक मिनट रुक जाए जी, एक सेकंड रुक जाए, एक लफ्ज और कहना चाहूंगा प्लीज। -1 तहरीक इंसाफ ने किया है, -1 तहरीक इंसाफ ने किया है। ये इमरान खान को 2 साल में क्या मिला? इनको तो सब कुछ मिल गया। इन्होंने अपनी पार्लियामानी पार्टी में कहा है 5 घंटे हम ला ताल्लुकी करते हैं, ठीक है जी, हमें सिर्फ 10 सेकंड की वीडियो बना दो, मेरे कायद मेरे लीडर तो पीटीआई है ही नहीं। अगर ये बात हो तो ये ऑन रिकॉर्ड भी तो बोले ना। इसलिए कहते हैं देखिए मेरी बहन, क्योंकि वोट तो खान को पड़ा है ना, पीटीआई और खान साहब एक ही चीज है ना। वोट मुझे तो नहीं पड़ा था, लेकिन ये तो रीट्वीट क्यों नहीं करते ये अपनी बानी की बातें? अच्छा, आपने वैसे बड़ी एक अहम बात की है और ये एलिगेशन भी है। गौर साहब जो बात करते हैं, पार्लियामानी पार्टी में इजलास में ये लोग मान चुके हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस विद ऑल द रेवलेशंस फैसल वाडा साहब। आई एम श्योर बहुत तवील हमें भी एक चीज़ वो है कि हमने इस मामले पे कई सारे रिस्पॉन्सेज अब हमारे पास होने हैं। नाज बलोच साहिबा ऑल्सो जॉइंस अस ऑन द ब्रॉडकास्ट, मेंबर कौमी असेंबली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बहुत अहम इंपॉर्टेंट तवाना आवाज़। खुश आमदीद आपको नाज साहिबा। शौकत यूसुफजई साहब, जाहिर है आप ज़रूर बताएं। शौकत साहब, आपने तो नहीं बोला पार्लियामानी पार्टी के इजलास में कि खान साहब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम ला ताल्लुकी का इजहार करते हैं, सिर्फ वोट बैंक की खातिर आप तमाम ये बात ऑन रिकॉर्ड नहीं कहते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो खैर मुझे नहीं पता है कि पार्लियामानी पार्टी ने इससे क्या बात की है, तो पता नहीं, आई डोंट नो। मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही -1 फार्मूला यहाँ एप्लीकेबल है पाकिस्तान के अंदर। देखें, आपको पता है कि नवाज शरीफ के बगैर जो है वो PMLN कुछ नहीं थी, इसी तरह भुट्टो फैमिली को हटा दें तो पीपल्स पार्टी कुछ नहीं थी। तो ये तो देखें ना, बिलावल भुट्टो को जब लॉन्च किया गया तो उनके साथ भुट्टो का लफ्ज लगाया गया क्योंकि उसके बगैर नहीं हो सकता था। तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ एक ही चीज़ है। ये किसी की ये ख्याल है कि जी इमरान खान को हम हटा के अब खुद, आई डोंट थिंक बताएं ना साहिबा, आप चूंकि जाहिर है अभी भी इमरान खान के नाम पे ही वोट लिया लोगों ने। आप अपने लिए जो चीज कबूल नहीं करते वो उनको क्यों तरगीब दी जा रही है कि माइनस कर दें अपने लीडर को? खैबर पुख्तनख्वा, एक मिनट जी, खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत के हवाले से अफनान साहब ने जो बात की ना, मैं उस पर जरूर बात करूंगा। इन्होंने कहा 13 साल हो गए कुछ नहीं किया। भाई 13 साल हो गए तो आए ना हमारे साथ मुकाबला करें ना, आवाम फैसला करेगी, आप फैसला करेंगे? ये जो आपने फॉर्म 47 रखा हुआ है अपने पास, इससे तो फैसले नहीं होते हैं। आपका क्या ख्याल है कि आपने इलेक्शन हमसे छीन लिया तो आप ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने 13 की 13 सीटें जीती? क्या कोई दूध और शहद की नहर वाले बाय इलेक्शन पे बहरहाल आपको तो लोग, मैं कह रहा हूँ कि जो इस वक्त हालात है मुल्क के, वो तो लोग तो रो रहे हैं। आपको कैसे वोट देंगे? पहले आपको नहीं पढ़ रहे तो अभी कैसे पढ़ेंगे आपको? तो आपने तो PMLN तो बुरी तरह एक्सपोज हो गई है और मेरे ख्याल से बहुत जल्द इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी भी इससे जान छुड़ाएगी, इसलिए कि अच्छा नहीं छुड़ाएगी तो इलेक्शन से पहले आपके बिहाफ पे शौकत साहब ने वही असर होगा जो PMLN का होने वाला है। नाज साहिबा, आपके बिहाफ पे शौकत यूसुफजई साहब ने ऑलरेडी बोल दिया है कि जल्द पीपल्स पार्टी भी जो है वो PMLN से जान छुड़ाने वाली है, ऐसा कुछ है। और आप ये भी बताइएगा कि आपने भी कोई वार्निंग दी थी खान साहब को कि ये ना करें, जैसे वाडा साहब कह रहे हैं कि मतलब आप जानती हैं, उन्होंने आपको कहा कि शायद आप उनकी मतलब गवाही देंगी। वो सुनी फैसल वावडा की। देखिए, फैसल वावडा की इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्होंने पीटीआई को उस वक्त में अपनी एफर्ट्स देकर पार्टी के लिए बहुत उन्होंने काम किया और धरने में भी वो जिस तरह ह्यूमन शील्ड की बात कर रहे हैं, ये बात मैं अपनी आंखों से देखा कि वाकई में वो पार्टी के साथ बहुत ही, पीटीआई के साथ लॉयल्टी के साथ वो कमिटेड रहे और बहुत उनकी अपनी कुर्बानियां हैं पीटीआई को लेकर। तो
तो खैर वो तो उनकी जो बात है, जो बातें उनकी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं, बाद में एंड तक वो मैं तो बहुत पहले ही खैर बात कह चुकी हूँ। जी, आप काफी पहले एक खैर बात बहुत कह अच्छे चुकी वक्त हैं। में मैंने छोड़ा, मैंने तो हाँ। उस वक्त पीटीआई को छोड़ा जब पीटीआई जो है वो इट वाज द राइटिंग ऑन द वॉल कि ये हुकूमत में आने वाले हैं, लेकिन मैं ये भांप चुकी थी कि पीटीआई के अंदर सियासत नाम की कोई चीज नहीं है। एक ऐसी भेड़ चाल है जो लोगों को दिख कुछ रहा है। इट इज जस्ट लाइक अ मिराज। इट इज जस्ट लाइक कि सहरा में आप जाते हैं, आपको लगता है सामने पानी है और आप कोसों चले जाते हैं और पानी नहीं होता। तो ये तब्दीली का नारा ऐसा ही ढकोसला था कि तब्दीली तब्दीली है। ये तब्दीली नहीं थी, ये लोगों से इंतकाम लेकर और जिस पाकिस्तान को जिस नहज पे धकेलने की साजिश थी वो बेनकाब हो गई। और वो अभी इस तरह शौकत यूसुफजई बेनकाब साहब तो हुई, इंसिस्ट देखिए, कर रहे हैं कि ऐसा- नहज में तो अभी धकेल दिया गया है पाकिस्तान को। इस पे हाँ, आपका नहीं, क्या नहीं, ख्याल है एज जब ये- पीपल्स पार्टी? जब इनकी हुकूमत थी मोना, जब हाँ। पीटीआई गवर्नमेंट में थी तो आप सोच नहीं सकते कि जो इन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ था। और मैं गलत नहीं हूं ये कहने पे, जिस तरह से पूरे मीडिया के बेशुमार बहुत सारे, सबको नहीं बट बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करके रखा हुआ था। बाकायदा तौर पे डिक्टेशंस मिल रही थी। ये हो रहा था कि मीडिया पे जो ऑपोजिशन के मेंबरान आके मीडिया पे अपना अपना पॉलिटिकल नैरेटिव देते थे, अपनी पार्टी का नैरेटिव देते थे, उनको बाकायदा तौर पे नोटिसेस आना शुरू हो गए थे। किसी को एफबीआर के एक ऐसा भी वक्त था कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में जब हम सर मुड़ा के पीछे की तरफ देखते थे, हर मेंबर एक दूसरे से पूछ रहा होता था कि तुम्हें भी नोटिस आया है, तुम्हें भी अच्छा। नोटिस। कॉपी पेस्ट होकर एक ही नोटिस हर मेंबर को छप के जा रहा होता था। और ये क्या था कि डराओ, खौफजदा करो ताकि लोग बोलना बंद कर दें। फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी फ्रंट बेंचेस पे बैठे हुए, सबको उन्होंने जेलों में डाल के नैब पे झूठे झूठे मुकदमात करके, जरदारी साहब ने तो 12-12 साल जेलें काटी हैं। वो इनकी गीदड़ भपकियों के से डरने खौफजदा होने वाली ना थे, ना उनकी पार्टी गीदड़ भपकियों से बहरहाल अभी तो पीटीआई उनकी लाइफ टाइम इम्यूनिटी पे भी सदर जरदारी की बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। झूठे मुकदमात डाल के खवातीन को नहीं छोड़ा। हम बार बार ये बात करते हैं कि एमएनए फरियाद तालपुर साहिबा थी, अभी एमपीए हैं। अच्छा, आई टेक इट अक्रॉस। सही हुआ, आपने कई सारे टॉकिंग पॉइंट्स हैं। अफनान साहब, ये जो बात की है ना शौकत यूसुफजई साहब ने, ये हवाई फायर नहीं है। आप जाहिर है आप यूर अ वेरी लर्नेड पार्लियामेंटेरियन। ये आसिफा जरदारी साहिबा भी ट्वीट कर रही हैं, एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड by the behavior of acting National Assembly Speaker. It has become a mockery to constantly suspend session despite having quorum. Many had heard the Speaker was given instructions to avoid my calling attention notice, a very petty tactic. मतलब गालिबन ये कि पीपल्स पार्टी चाहते थे आप ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम वापस बीबी शहीद के नाम से उसको जोड़ा जाए। इस कॉलिंग अटेंशन नोटिस को इस तरह से रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया आपके स्पीकर की तरफ से। देखिए, जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस होता है वो आता ही लगता ही तब एजेंडे पे है जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग होती है उसके अंदर इसके ऊपर एग्री किया जाता है और उसके अंदर हुकूमत और अपोजिशन और तमाम जमातें मौजूद होती हैं। तो ये कहना कि हम उसको साइडलाइन अगर हम करना चाहते हो तो हम इसको एजेंडे पे ही ना लेके आते। अब वो एजेंडे पे आया है, इसका मतलब ये है कि हुकूमत की इसको सपोर्ट मौजूद है और अगर बदकिस्मती से वो नहीं इस दफा हो सका तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अगले इजलास में उसको पर तकरीर भी हो जाएगी और बात भी हो जाएगी। अच्छी कोई एक न्यूज़ दी है पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि शाजिया मरी साहिबा आपको याद होगा उसके फौरन बाद उन्होंने मीडिया टॉक किया और कहा कि ऐसा लग रहा था स्पीकर साहब इंतजार कर रहे थे कि ऑपोजिशन की तरफ से कोई कोरम पॉइंट आउट करे। उन्होंने 1 सेकंड लगाया सेशन प्रोरोग करने में। देखिए, वो तो जाहिर है अगर आपको कोई कोरम कॉल कर देगा तो फिर स्पीकर के हाथ में से मामला निकल जाता है ना। अगर नंबर पूरे नहीं है तो फिर तो वो जाहिर है प्रोरोग ही होगा सेशन। उसका जो है वो आप स्पीकर को अगर आप इल्जाम देना चाहते हैं तो दे दें, लेकिन उनके हाथ में होता नहीं है। तो ज़रा ऑपोजिशन ने कोरम कॉल किया है तो जिम्मेदारी उन्हीं की है जो कोरम कॉल कर रहे हैं। जहाँ तक बाद में एक दो बातें जो मैं उनकी वजाहत करना चाहता हूँ, एक दो बातें मैं उनकी वजाहत इसी बात पे कुछ कह रही हैं जी, मैं एक दो बातों की वजाहत करना चाहता हूँ। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, मुकम्मल कर लें। इट्स हिज टर्न ना, वो थोड़ा मुकम्मल करने में आती हूँ आपकी तरफ। जी प्लीज। मैं देखें, जनरल फैज जो है, जनरल फैज के बारे में भी सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि वो अकेले ही उनसे मुकाबला कर रहे थे। मैं इस बात को दुरुस्त नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि जनरल फैज का सबसे पहले नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2017 में लिया था। उस वक्त वो डीजीसी थे, डीजीआई भी नहीं थे। और उसके बाद लोगों को पता चला था कि ये एक कोई साहब है जो ये सारे कारनामे कर रहे हैं। उसके बाद मरीम नवाज शरीफ साहबा ने उनका नाम लिया ये इसके इस्लामाबाद में जो कोर्ट है उसके बाहर। उसके अलावा हमारी और भी लीडरशिप ने उनका नाम लिया। तो ये बात दुरुस्त नहीं है कि उनका नाम नहीं लिया, बल्कि अगर किसी ने सबसे ज्यादा सफर किया है जनरल फैज की जो है मजालिम को, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है।
और मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई दो राय हो सकती है अगर आप तारीख को गौर से देखें। लेकिन नाम मैं आपको अपनी जाती तौर पे बता दूं, आप लोग जनरल बाजवा का भी तो लेते थे राइट, बल्कि जब मियां साहब पे पाबंदी लग गई थी पीटीआई दौर में, वो उसी वक्त था जब वो गुजरांवाला जलसे में उन्होंने बाकायदा कहा कि जी जनरल बाजवा आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, तो नाम तो आप उनका भी लेते थे। बिल्कुल नाम उनका भी लिया हमने, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की कंट्रीब्यूशन इस मुल्क की जमहूरियत के लिए जितनी है किसी की भी नहीं है। और बड़े मुश्किल वक्त में जब मजालिम की इंतहा हुई हुई थी तब भी हम उनका नाम लेते थे। मैं आपको अपनी जाती भी मिसाल एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरे अपने ऊपर जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था सेनेट का, मेरे पे एक झूठा केस डाल दिया गया ताकि मैं वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है वो मैं उसमें आ ही ना सकूं, शॉर्ट लिस्ट ना हो सकूं। तो ये टैक्टिक्स जो थे ये उनके थे। उन्होंने और भी लोगों पे केसेस बनाए, उन्होंने लोगों को जेलों में डाला, उन्होंने लोगों को कत्ल किया और पता नहीं लोगों के घरों में घुस गए। लेकिन अभी पीटीआई वाले तो इकरार करते हैं कि अफनान साहब अभी वाले वक्त से कोई मुकाबला ही नहीं है, मतलब जितना इनको इस वक्त वार से लगाया गया है, इट हैज नो पैरेलल्स विद एनी टाइम। नहीं ये बात मैं देखें अभी जो अगर आप ज़ाहिर 9 मई हमने तो कोई 9 मई नहीं किया हुआ था ना, हमने तो कोई हुकूमत कोई साजिश नहीं की हुई थी ना। आप उसको हमारे से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हम सियासी लोग हैं, हमने तो सियासी मामलात को लेकर चलना होता है। हम अगर 9 मई करते हैं या हम कोई साजिश करते हैं, सही हुआ फिजिकली तो अटैक नहीं किया था। शौकत साहब इसका जवाब फरमा पाएंगे, लेकिन खैर ना साहिबा कुछ मैं बस खत्म कर दूं। देखिए मैं जो बात इन्होंने की कि जी यूसुफजई साहब ने कि जी आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले, अवाम ने हमें इलेक्ट किया है। भाई आप अब अवाम के नुमाइंदे हैं, आप 3 प्रोजेक्ट नहीं गिनवा सकते 13 साल में। 13 साल पहले आप कहते थे कि ये पेशावर को हम पेरिस बना देंगे, आज जो है उसका पूरा का पूरा जो है वो गटर उबल रहे हैं, रोडें टूटी हुई हैं, बड़ा गर्क हुआ हुआ है। लेडी रीडिंग हॉस्पिटल जो सबसे प्रीमियर हॉस्पिटल है उसके अंदर जाके आप देखें कि क्या उधर जो है लोगों का हाल है। सारे आपका खैर पख्तूनख्वा के लोग जो है वो बाहर आके अपना इलाज कराते हैं। अच्छा ये बात जो है पीएमएलएन के अक्सर लीडरान करते हैं, जो अफनान साहब भी कर रहे हैं कि अक्सर लोग इलाज के गर्ज से पख्तूनख्वा से लाहौर आते हैं या इस्लामाबाद आते हैं, राइट? अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं और बस आखिरी बात मैं ये कर रहा हूँ कि देखें ज़मीनी इंतखाबात के अंदर अवाम ने आप लोगों को टाइम ही खत्म हो जाएगा, फिर क्या रह जाएगा? अल्लाह ताला की मेहरबानी से लाहौर में, डीजी खान में, हरीपुर में आप लोगों को रिजेक्ट किया। आप लोगों की हुकूमत थी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आपकी थी, पुलिस आपकी थी, आप फिर भी हार गए हरीपुर में हमसे। तो फिर आप कौन सी पॉपुलैरिटी? बिल्कुल कह दें ताकि शौकत साहब इस पे जवाब दें। जनाजा निकाल दिया हमने आपकी पॉपुलैरिटी का। हाँ जी जी बात कर लूं भाई, जरा सा सिर्फ मैं कमेंट करना चाह रही हूँ इससे पहले कि आपका प्रोग्राम का टाइम निकल जाए। जी प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, देखिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो किसी तारीफ की मोतारुफ की मोहताज नहीं है। वो उनको ऑनर करना पाकिस्तान को ऑनर करने के बराबर है। वो हमारे दिलों में धड़कती हैं और कौमें वो जिंदा रहती हैं जो अपने शोहदा की तकरीम करती हैं, अपने शोहदा को। लेकिन अफनान साहब आपको थोड़ा वो दिलासा दे रहे हैं कि अगली दफा लग जाएगा ये कॉलिंग अटेंशन नोटिस के नाम पे। देखिए शहीद बीवी के नाम पे अगर उनका नाम पहले था, उनके नाम पे दोबारा उसके लिए अगर उनकी साहबजादी जो सिटिंग एमएनए है, नॉट ओनली एज अ डॉटर बट एज अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, अगर एक कॉलिंग अटेंशन आया है तो वो हमारे जो सही हुआ। जी शौकत साहब वो कॉलिंग अटेंशन को लेना चाहिए था उस दिन। मैं अर्ज करूं शौकत साहब दो आपकी टाइम कम है। ये तो दोनों इत्तेहादी हैं, इनकी तो चलती रहेगी। ये तो सर्द और गर्म दोनों का इनका ताल्लुक है, लेकिन आप कह रहे हैं आपकी पॉपुलैरिटी का जनाजा निकल गया। देखें दो तीन बातें जो है मैं जवाब जरूर देना चाहता हूँ जो अफनान साहब ने कही है, और प्लीज यार वेरी फेयर ना साहिबा। शौकत साहब जी वेरी फेयर। जी शौकत साहब ठीक है। देखें मैं अर्ज करूं, देखें इन्होंने 2-3 बातें की कि जी लेडी रेडिंग का भी जिक्र कर दिया और बड़े बड़े तमतराक से बातें करते हैं। इनकी तो सड़कें टूटी फूटी हैं, जरा आए ना पेशावर का, मैं आपको दावत देता हूँ, आ जाए जरा और हमारा लाहौर से कंपेयर कर ले और कराची से कंपेयर कर ले। नहीं बहुत दफा नहीं, इस दफा आए और कैमरा लेकर आए, फिर मुझे साथ लेके जाए, मैं आपको बताऊंगा लाहौर की। सिर्फ कैंट का एरिया जो है ना, कैंट का एरिया मत दिखाएं मुझे। मैंने आपका लाहौर का पुराना लाहौर देखा हुआ है, लक्ष्मी चौक भी देखा हुआ है और उस तरफ भी देखा हुआ है जो जहाँ अभी मरियम नवाज साहिबा के सीएम बनने के बाद देखा है। कंपैरिजन नहीं है पेशावर का लाहौर के साथ।
डेवलपमेंट में। तो देखें, और जो गटर की आप बात कर रहे हैं कि गटर उबल रहे हैं, तो गटर कराची में उबल रहे हैं जहाँ पे लोग मर रहे हैं। फिर एक पिछले दिनों लाहौर में भी ये वाकया हुआ है। तो खुदा के लिए गटर तो कम से कम ढक्कन तो उस पर लगा दें। आप दूसरों को ताने देते हैं लेकिन अपने ढक्कन खुले रखे हुए हैं आपने लोगों के मौत के लिए। दूसरी बात ये कि ये कोई बात नहीं है कि आप यहाँ से कोई जाता है इलाज करने लाहौर जाता है या फलां जगह जाता है, ये ताने देने की क्या जरूरत है? ये एक पाकिस्तान है या कोई अलग आपने मोर देन वेलकम है। आप प्लीज मुझे जवाब देने दे यार, मुझे देखे मुझे जवाब देने दे। अभी आपने देखो इतनी बातें की, मुझे जवाब देने दे प्लीज। ये तरीका गलत है। देखे मैं इस तरह प्रोग्राम में नहीं आता हूँ, आपको पता है मैं इस तरह की प्रोग्राम नहीं करता। आपको बता देगा कितना फर्क है। मैं मुझे बहुत बुरा लगता है कि किसी के देखिए इससे अंदाजा हो रहा है ना, इससे अंदाजा हो रहा है कि आप सिर्फ ब्लेम गेम खेलते हैं ना, दूसरों की बात नहीं सुन सकते। आप बात सुने, हिम्मत अपने अंदर पैदा करें। मैं तो आपको कह रहा हूं कि आपके जिम्मे, हमारे वफाकी हुकूमत के जिम्मे 3000 अरब रुपए हैं। आपके अंदर कोई थोड़ा बहुत भी वो है ना, लोगों के लिए दर्द है, तो वो 3000 अरब रुपए हमें आज दे दे। आप कल देखें हम 10 अस्पताल बना लेंगे। अच्छा, आपने जो अस्पतालों का ये हमारे पैसे आपने दबा के रखे हैं, उसका क्या बना है? जो 3000 अरब रुपए मोना, 3000 अरब रुपए उन्होंने दबा के रखे हमारे। और यहाँ सुबह को धकेला हुआ है। यहाँ दहशतगर्दी का सामना है हमें, हम दहशतगर्दी का भी मुकाबला कर रहे हैं। आज हम मुकाबला छोड़ दें तो ये कंट्रोल कर लें। फिर ये देखे ना, हमें तो ताना देते हैं लेकिन इस्लामाबाद के बीच में धमाका आप तो तालिबान को वापस लाके बात किया आप लोगों ने, ये नाकामी तस्लीम कर लेना। तो ये अच्छा राइट, मुझे वाइंड अप कहा जा रहा है नाज़रीन भाई, ये बहुत पुरानी हो गई है। अभी तो 3-4 साल हो गए इस हुकूमत को। फिर कभी इनको जरूर रखेंगे। थैंक यू टू एवरीवन नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़ फॉर नाउ।